हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में नई टॉपिक स्टार्ट होगी। प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक के लिए सूत्र। जिन छात्रों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है उनको डिस्क्रिप्शन में पिछले वीडियो की लिंक मिल जाएगी, वहां से जाके आप पिछला वीडियो देख सकते हैं। और ये वीडियो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको अंत तक देखें जिससे सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएँ। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। प्रिज्म क्या है, सबसे पहले ये हम लोग जानते हैं। 3 समतल पृष्ठों से घिरा समांग पारदर्शी माध्यम प्रिज्म कहलाता है। प्रिज्म का मतलब होता है त्रिपार्श्व, ठीक है ना। 3 समतल पृष्ठों से घिरा समांग पारदर्शी माध्यम क्या कहलाता है? प्रिज्म। और यह है प्रिज्म से प्रकाश के अपवर्तन के लिए डायग्राम। प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन किस प्रकार होता है? जब इस पर एक वर्णी प्रकाश पड़ता है तो पहले पृष्ठ से इसका अपवर्तन होता है और ये अपवर्तित किरण दूसरे पृष्ठ पे जब पहुंचती है यहाँ पे तो फिर से इसका अपवर्तन होता है। इस तरह से इसका डायग्राम बनता है। और जहाँ पे आपतित किरण और ये निर्गत किरण है, कौन सी किरण? ये Q से जो निकल रही है, इसको हम अगर नाम दे दें Q स्मॉल a और इसको A1 मान लें, इसको A2 मान लें। Q स्मॉल A2, ये जो किरण है ये निर्गत किरण है और ये कौन सी किरण है? आपतित किरण है। आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच बने कोण को विचलन कोण कहते हैं। इसका मान दोनों पृष्ठों पर जो यहाँ पे विचलन कोण होता है, दोनों पृष्ठों पर हुए विचलन कोण के योग के बराबर होता है। विचलन कोण क्या है ये हमने आपको बताया, एक बार हम फिर से रिपीट करते हैं। आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच बने कोण को विचलन कोण कहते हैं। इसका मान दोनों अपवर्तक पृष्ठों पर हुए विचलन कोण के योग के बराबर होता है। मतलब यहाँ पे अगर हम लिखें डेल्टा इज इक्वल टू कितना? Δ1 प्लस Δ2। अब ये अपवर्तक पृष्ठ की जो हम बात कर रहे हैं, इसमें 2 अपवर्तक पृष्ठ हैं, AB और AC। ये दोनों कैसे पृष्ठ हैं? अपवर्तक, क्योंकि इन पृष्ठों से प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है। और BC जो पृष्ठ है इसको बोलते हैं आधार पृष्ठ। कौन सा पृष्ठ? आधार पृष्ठ। और दोनों अपवर्तक पृष्ठों के बीच जो कोण बनता है ये, इसको बोलते हैं प्रिज्म कोण। कौन सा कोण? प्रिज्म कोण या फिर अपवर्तक कोण इसको बोल सकते हैं। और हम लोग जिस प्रिज्म के बारे में पढ़ते हैं वो हमारा समबाहु प्रिज्म है। जनरली प्रिज्म में केवल 3 ही पृष्ठ नहीं होते हैं, बहुत सारे पृष्ठ हो सकते हैं, लेकिन हम लोग कौन सा प्रिज्म पढ़ते हैं? समबाहु। और समद्विबाहु समकोण प्रिज्म भी हो सकता है, समकोण प्रिज्म हो सकता है ना। तो ज़रूरी नहीं है कि प्रिज्म में कितने सरफेसेस हों, 3, तो ये कंपलसरी नहीं है। और हम लोग कुछ प्रिज्म के बारे में जान लेते हैं। प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद हम लोग देखते हैं, जिसमें 3 समतल पृष्ठ होते हैं और 2 यहाँ पर त्रिभुजाकार पृष्ठ आपको दिखाई पड़ेंगे, एक आगे एक पीछे। तो किसी समतल के लंबवत अगर हम प्रिज्म को काटें तो हमको एक परिच्छेद मिलेगा। किसी समतल के लंबवत अगर हम कोई परिच्छेद काट रहे हैं तो जो परिच्छेद हमको मिलेगा उसे हम बोलेंगे प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद, जो त्रिभुजाकार होता है। तो मुख्य परिच्छेद की परिभाषा इस तरह से आप बोलिए, किसी समतल के लंबवत काटने पर प्राप्त परिच्छेद को प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद कहते हैं। अब ये बात तो आपको क्लियर हो गई। अब यहाँ पे विचलन कोण जो था उसको यहाँ पे डेल्टा से लिखा गया है। पहले पृष्ठ पर जो विचलन कोण हुआ है वो Δ1 है और दूसरे पृष्ठ पर Δ2 है। अब यहाँ पे A1P ये आपकी आपतित किरण है और QA2 ये आपकी निर्गत किरण है। यहाँ पे I2 ना लिख के अगर E लिखा जाता तो इसका मतलब ये है कि इमर्जेंट एंगल, मतलब निर्गत कोण। अब इसके बारे में थोड़ा सा आपको लिखना है और आपको फार्मूला डिराइव करना है अपवर्तनांक के लिए। तो आप लिखेंगे ABC एक समबाहु प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद है। माना प्रिज्म n अपवर्तनांक वाले पदार्थ से मिलकर बना है, ठीक है ना, जो वायु में रखा गया है। इसके पृष्ठ AB पर जब एक आपतित किरण A1P आपतित होती है तो इसका अपवर्तन होता है, जो PQ किरण के रूप में दूसरे पृष्ठ पर आपतित होती है
और निर्गत किरण QA2 है। इतना आप इसके बारे में लिखेंगे। अब हम चलते हैं फार्मूले के डेरिवेशन की तरफ। सबसे पहले हम चलेंगे त्रिभुज SPQ से। SPQ में क्या हो जाएगा, डेल्टा इज इक्वल टू क्या होगा, Δ1 प्लस Δ2। हमें क्या निकालना है, अपवर्तनांक के लिए सूत्र। तो ध्यान रहे कि n इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर लगना है। साइन आई बाई साइन आर, ये वाला फार्मूला यूज होगा, 100% होगा, स्नेल का नियम, तभी हमको n मिल पाएगा। तो हमें सबसे पहले i और r निकालने के लिए काम करना है। तो ये फार्मूला आप जब यूज करेंगे तो आप इसका अपवर्तनांक बता पाएंगे। तो इस त्रिभुज में आपको ये चीज़ मिल गई, लेकिन Δ1 का मान कितना है, अगर आप देखेंगे तो Δ1 इज इक्वल टू कितना है, यहाँ पे लिख सकते हैं, परंतु Δ1 इज इक्वल टू I1 माइनस R1, ये हो गया। और Δ2 इज इक्वल टू कितना है, I2 माइनस R2। कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम हो रही होगी। आप यहाँ पे देखिए, अगर ये पूरा I1 है तो इसका शीर्षाभिमुख कोण कितना है, ये भी I1 के बराबर होगा, जो Δ1 प्लस R1 के बराबर है। मतलब I1 इज इक्वल टू कितना है, Δ1 प्लस R1। इट मीन्स यहाँ से Δ1 की वैल्यू जो हम निकालेंगे तो आपको मिलेगा I1 माइनस R1, ऐसा मिल जाएगा। सिमिलरली AC पृष्ठ पर यही चीज़ आपको मिलेगी। तो हालांकि दूसरे पृष्ठ पे हमको किसकी ज़रूरत है, Δ2 की, तो हम I2 में से R2 को लैप्स कर देंगे। R1 R2 क्या है, ये अपवर्तन कोण है, ठीक है ना। पहले पृष्ठ पर अपवर्तन कोण कितना है, R1 है, लेकिन यहाँ पे जब ये किरण पहुँच रही है तो अविलंब के साथ ये कोण थोड़ा सा चेंज हो जा रहा है। ये R2 क्या है, दूसरे पृष्ठ के लिए आपतन कोण है, और Δ2 क्या है, ये आपका विचलन कोण है, ठीक है ना। ये बात क्लियर हो गई होगी। तो यहाँ से ये चीज़ तो आप लिखेंगे। अतः आपको क्या मिल जाएगा, डेल्टा इज इक्वल टू I1 माइनस R1 प्लस यहाँ पे आपको मिलेगा I2 माइनस R2, ठीक है ना। ये चीज़ आपको जब मिल जाएगी तब यहाँ पे आप थोड़ा सा थिंक करिए कि क्या ये फार्मूला अभी और शिफ्ट हो सकता है, हो सकता है। अब हम चलेंगे चतुर्भुज, यहाँ पे चतुर्भुज की हम बात कर रहे हैं APRQ से। APRQ में आपको क्या मिलेगा, इसमें आप जानते हैं कि अगर ये चक्रीय चतुर्भुज है तो चारों कोणों का योग कितना होगा, 360 अंश होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको सीधे सीधे जो चीज़ें मिलेंगी वो क्या बनेंगी, ये आप यहाँ पे नोट डाउन कर दीजिए। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एंगल A प्लस एंगल P प्लस एंगल R प्लस एंगल Q इज इक्वल टू कितना, 360 डिग्री। अब एंगल A को आप जनरली लिख सकते हैं, एंगल A को लिख सकते हैं A, इसको बोला जाता है प्रिज्म कोण। तो चाहे आप ये एंगल का सिंबल लगाएं चाहे ना लगाएं, बात एक ही है। तो यहाँ पे A इसको लिखें। एंगल P का मान कितना है, 90। आप देखेंगे तो ये आपका सरफेस है, ये आपका परपेंडिकुलर है, तो ये पूरा एंगल कितना है, 90 डिग्री है। अब यहाँ पे ये आपका हो जाएगा 90 डिग्री प्लस एंगल R ऐसे ही रहने दीजिए, प्लस एंगल Q की वैल्यू ये भी है 90। दूसरे वाले सरफेस पे अगर आप देखेंगे तो ये भी अभिलंब के साथ 90 अंश पे है, ऐसे, ठीक है ना। अब इज इक्वल टू कितना करेंगे, 360 डिग्री। तो यहाँ से आपको मिलेगा A प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि 90 और 90 ऐड करेंगे 180, लैप्स होगा 360 से, 180 ही बचेगा। तो ये चीज़ आपको मिल गई। परंतु त्रिभुज, कौन से त्रिभुज में, QPR से, त्रिभुज QPR में एंगल R का मान कितना है, ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस कितना, R1 प्लस R2। आप देखें यहाँ पे, ये आपका अगर एक त्रिभुज है तो त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। तो यहाँ पे हो जाएगा R1 प्लस R2
प्लस एंगल आर इज इक्वल टू कितना 180 डिग्री। अब यहाँ से आपको क्या मिलेगा, एंगल आर इज इक्वल टू 180 माइनस R1 प्लस R2 ऐसा मिल जाएगा। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे लिख दी है। अतः आपको यहाँ पे फार्मूला थोड़ा सा और चेंज होके मिलेगा, A प्लस R1 प्लस R2। यहाँ पे हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, यहाँ पे हम R का मान रख रहे हैं, तो ये वैल्यू जो है R1 और R2 के टर्म्स में क्या निकल के आएगी आपके सामने, ये ऐसा हो जाएगा। यहाँ पे जब आप मान रखेंगे तो R का मान आपके पास कितना है 180 माइनस कितना R1 प्लस R2 इज इक्वल टू कितना 180। तो आपको यहाँ से 180 से 180 कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा A इज इक्वल टू कितना R1 प्लस R2 ऐसा मिल जाएगा। तो ये आपका A का मान आ गया। और यहाँ पे A का मान जो है आपके पास, ये अभी आगे अपवर्तनांक निकालने में बहुत हेल्प करेगा, आप इसको ध्यान से देखिए। अभी हम इस मान को विचलन कोण में रखते हैं तो कितना हो जाएगा, देखिए आपके पास ये फार्मूला है। अतः विचलन कोण का जो टर्म्स आपके पास आएगा क्या हो जाएगा, डेल्टा इज इक्वल टू कितना, यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको शिफ्ट कर रहे हैं तो ये शिफ्टिंग हो जाएगी आपकी I1 माइनस R1 प्लस I2 माइनस R2। ये चीज़ आपके पास पहले से थी। अब इसको हम अगर इस तरह से लिखें, डेल्टा इज इक्वल टू I1 प्लस I2 एक तरफ और माइनस यहाँ पे कॉमन कर लें तो आपको मिलेगा R1 प्लस R2, या यही चीज़ आपको मिल जाएगी कितनी, डेल्टा इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा I1 प्लस I2 और इतने के स्थान पे आप लिख सकते हैं क्या, A माइनस A। ये चीज़ आपको मिल जाएगी। ये आपका विचलन कोण हो जाएगा किस टर्म्स में, इन द टर्म्स ऑफ प्रिज्म एंगल। ए क्या है आपका प्रिज्म कोण है और हम लोग समबाहु प्रिज्म यूज करते हैं, इसलिए ए का मान कितना होता है 60 डिग्री। ये भी आप याद रखें। तो ये तो आपको क्लियर हो गया कि यहाँ पे विचलन कोण का मान कितना हो जाएगा, I1 प्लस I2 माइनस ए। ये आपका माइनस है, माइनस ए। ये जब हो जाएगा तो आपको यहाँ पे ये डेरिवेशन एक नए तरीके से मिल सकता है। हो सकता है आपसे ये पूछा जाए, प्रिज्म के लिए विचलन कोण के लिए व्यंजक के लिए सूत्र प्राप्त कीजिए। प्रिज्म के लिए विचलन कोण के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए या सूत्र प्राप्त कीजिए। तो आप ये डेरिवेशन इस फिगर के साथ ऐसे ही स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक करेंगे। और भी तरीके से इसको पूछा जा सकता है, जैसे आपसे पूछ लिया कि विचलन कोण के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। फार्मूले के लिए आप ये डायग्राम बनाएंगे, सारा प्रोसेस ऐसे ही यूज करेंगे, यहाँ पे आके आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन हम लोग किसके लिए बात कर रहे हैं, प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक के लिए बात कर रहे हैं। तो ये चीज़ यहाँ तक तो क्लियर हो गई होगी आपको। अब इसके आगे बात करते हैं। परंतु न्यूनतम विचलन की स्थिति में, विचलन की स्थिति में न्यूनतम विचलन की स्थिति क्या है, अब इसको आपको समझना पड़ेगा। न्यूनतम विचलन की स्थिति ये है कि जब पहले पृष्ठ से अपवर्तित किरण आधार के समांतर हो जाती है, आधार मतलब BC के समांतर हो जाती है, तब प्रिज्म की यह स्थिति न्यूनतम विचलन की स्थिति होती है। और इस स्थिति में I1 का मान I2 के बराबर हो जाएगा, R1 का मान R2 के बराबर हो जाएगा और ये डेल्टा किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा M के। अभी हम आपको समझाते हैं। न्यूनतम विचलन की स्थिति में क्या होगा, डेल्टा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा M। I1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I2 इज इक्वल टू I मान लेते हैं और R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R मानते हैं। न्यूनतम विचलन की स्थिति क्या है, ये हम फिर से आपको रिपीट कर रहे हैं, आप सुनिएगा इसको। प्रिज्म की वह स्थिति जिसमें पहले पृष्ठ से अपवर्तित प्रकाश की किरण आधार पृष्ठ के समांतर हो जाती है, जिसके लिए विचलन कोण का मान यानी कि डेल्टा M के बराबर होता है, I1 का मान I2 के बराबर होता है और R1 का मान R2 के बराबर होता है। ये न्यूनतम विचलन की स्थिति कहलाती है। इसीलिए अभी आपको एक कर्व मिलेगा I डेल्टा कर्व। I डेल्टा कर्व आपको खींचना पड़ेगा,
तो डेल्टा एम का मतलब है मिनिमम डिविएशन एंगल, यानी कि न्यूनतम विचलन कोण। जब ये स्थिति हो जाएगी प्रिज्म की, तब आपको मिलेगा डेल्टा एम इज इक्वल टू I1 के स्थान पे भी I, I2 के स्थान पे भी I माइनस ए। और आपको क्या मिल जाएगा, आपने निकाला है R1 प्लस R2 इज इक्वल टू ए। ये चीज़ आपने फाइंड आउट किया है। अभी यहाँ पे आप देखें तो आपको ये पता चलेगा ए इज इक्वल टू आपने कितना फाइंड किया है, R1 प्लस R2। और सिमिलरली आपने क्या फाइंड किया था, डेल्टा इज इक्वल टू कितना, I1 प्लस I2 माइनस ए। ये आपका क्या हो जाएगा, डेल्टा एम इज इक्वल टू इतना। तो इसको आप लिख सकते हैं कैसे, डेल्टा एम इज इक्वल टू 2I माइनस ए, ऐसा लिख सकते हैं। और ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से आप फाइंड करेंगे 2R इज इक्वल टू ए, या R इज इक्वल टू यहाँ से आपको मिल जाएगा कितना, A/2। और यहाँ से I इज इक्वल टू आपको मिलेगा डेल्टा एम प्लस ए बाई कितना, 2। ये चीज़ आपको मिल जाएगी। तो आप इसको ऐसे लिखिएगा, न्यूनतम विचलन की स्थिति में ये पूरी चीज़ यहाँ पे आप ऐसे लिख दीजिएगा, डेल्टा बराबर डेल्टा एम, ये सब कुछ ऐसे ही। इसलिए आपको डेल्टा एम इज इक्वल टू कितना मिलेगा, ये। और फिर इसके बाद ये स्टेप लिखिएगा और यहाँ से आई का मान निकाल दीजिएगा। इसलिए फिर यहाँ पे लगाइएगा R1 प्लस R2 इज इक्वल टू ए, है ना, 2R इज इक्वल टू ए, R इज इक्वल टू कितना, A/2। अब यहाँ पे यदि प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष कितना हो, n हो, तब स्नेल के नियम से, तो स्नेल का नियम जब आप यहाँ पे यूज करेंगे तो आपको मिलेगा n इज इक्वल टू कितना, साइन I बाई साइन R। I तथा R का मान, इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए। समीकरण 1 में रखने पर जब इसमें पुट करेंगे वैल्यू, तो आपको मिल जाएगा n इज इक्वल टू कितना, साइन यहाँ पे डेल्टा m प्लस ए पाई कितना, 2। और यहाँ पे आपको मिल जाएगा साइन A/2। यहाँ पे लिख सकते हैं, चूँकि R इज इक्वल टू कितना है, A/2, और I इज इक्वल टू क्या था, डेल्टा m प्लस A/2। ये चीज़ आप लिख दें। तो ये प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक के लिए सूत्र निकल के आ गया आपके सामने। पतले प्रिज्म के लिए आपको क्या मिलेगा, न्यूनतम विचलन कोण निकालना है ना। पतले प्रिज्म के लिए एक चीज़ यहाँ पे और शिफ्ट होगी। पतले प्रिज्म के लिए साइन I इज इक्वल टू I माना जाता है ना, और साइन R इज इक्वल टू R माना जाता है। यानी कि कोण को किस में मेजर किया जाएगा, रेडियन में। ये हम बहुत बार आपको बता चुके हैं। तो अब ये केस जब यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो जाहिर सी बात है, ये साइन हट जाएगा, साइन हट जाएगा, I और R बचेगा। स्नेल का नियम कैसे बनेगा, n इज इक्वल टू I बाई कितना, R। तो आपको सारी चीज़ें यहाँ पे ऐसे ही रख देनी है, I और R का मान रख देना है। तो n इज इक्वल टू आपको मिलेगा डेल्टा m प्लस A/2 डिवाइड बाई कितना, A/2। तो यहाँ से देखिए बाई 2 ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिलेगा कितना, NA इज इक्वल टू डेल्टा m प्लस A, या फिर यहाँ से डेल्टा m इज इक्वल टू आपको मिलेगा NA माइनस A, या फिर यहाँ से आपको मिलेगा डेल्टा m, यहाँ पे आप कॉमन कर सकते हैं क्या, A, n-1 यहाँ पे रखें और A कॉमन कर लें, इक्वल टू का साइन लगाएं। ये आपका न्यूनतम विचलन कोण हो जाएगा, किसके लिए, पतले प्रिज्म के लिए। पतले प्रिज्म के लिए आप ये चीज़ आसानी से निकाल सकते हैं। आई होप सारे कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे।
ये आपका फर्स्ट फेज था जिसमें हमने ये डिस्कस किया था। यहाँ तक समझ लीजिए कि आपका एक डेरिवेशन और है जिसको हमने बताया कि विचलन कोण के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो आप ये पूरा ऐसे ही करेंगे और यहाँ तक आएंगे तो ये आपका विचलन कोण के लिए व्यंजक कहलाता है, जिसमें एक क्या है, प्रिज्म कोण है। और हम लोग कौन सा प्रिज्म यूज करते हैं, समबाहु प्रिज्म, जिसका मान 60 अंश होता है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेके इस तरह से इसका नोट्स बनाएंगे। और ये आपका दूसरा पार्ट है इसका, जिसमें आपको n फाइंड किया गया है। n क्या है, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, और पतले प्रिज्म के लिए भी डिस्कस किया गया है। ये आपकी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।